Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो के साथ हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। NCERT की किताब में ये क्लास 11 का 8th चैप्टर है। अलग अलग स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी है और कुछ स्टेट बोर्ड में इसका नाम इलास्टिसिटी भी है। दोनों चैप्टर सेम है। ओके, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है और किसके वजह से वो प्रोड्यूस होता है। पूरे कंसेप्चुअल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। यहाँ पे हम यूज कर रहे इरेजर, अक्सर हम यूज करते हैं। ओके, सो इस इरेजर के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस वन, अगर मैं इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, मान के चलिए कि ये 10 न्यूटन इतना फोर्स हमने अप्लाई किया। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस रबर जो भी है या इरेजर जो भी है इसके डायमेंशन चेंज होंगे, इसका शेप चेंज हो जाएगा। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप चेंज होगा, इसका साइज भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है, इस पेन के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लाइक दिस वन, ओके, तो पहले ये लीनियर था। जैसे मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसका जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगा और थोड़ा बहुत इसका साइज भी चेंज होगा। अब ऐसे कंडीशन में जब हमने फोर्स अप्लाई किया है और इसके डायमेंशन चेंज हो चुके हैं तो इस बॉडी को हम कहेंगे दिस बॉडी इज इन अ डिफॉर्म स्टेट। द बॉडी इज इन अ डिफॉर्म स्टेट ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। और जिस फोर्स के कारण इस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ये जो भी इरेजर है, दिस इरेजर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब ये रिगेन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये इलास्टिक बॉडी है। अब इलास्टिक बॉडी क्या होता है उसी के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या होता होगा। सो जब हम 10 न्यूटन इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इज इन अ डिफॉर्म स्टेट। ओके, और जैसे बॉडी डिफॉर्म स्टेट में आ गया तो उस बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। ओके, और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इस टाइप की बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और कुछ कुछ बॉडी में जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, उसका शेप साइज चेंज होगा, लेकिन जैसे फोर्स को हम हटा देते हैं तो बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। सच टाइप ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एज एन प्लास्टिक बॉडीज। यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बॉडीज रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन, शेप हो साइज हो या दोनों, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहेंगे और उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। ये हर सॉलिड में दिखता है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। ओके, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज अ रबर बैंड। यहाँ पे एक रबर बैंड कंसिडर कर रहे हैं, बचपन में आपने खेला होगा। ओके, तो जब रबर बैंड के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस रबर बैंड का यहाँ पे स्ट्रेचिंग होता है, यानी उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है। ओके, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं द रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इलास्टिक। इसको हम इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं।
आपने बचपन में क्ले के साथ भी खेला होगा। ओके, तो थोड़ा याद कीजिए उस दौर को जब हम इसके साथ खेलते थे, क्ले के साथ खेलते थे। तो जैसे हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उस बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, उस बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, वो वापस उसी जगह पे नहीं आएगा। सो देयरफॉर दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी। ये कौन सा बॉडी हो गया बेटा? प्लास्टिक बॉडी हो गया है। उसी तरह अगर हम वॉल पुट्टी या पाउडर, किसी भी पाउडर को कंसिडर करते हैं, जैसे ही हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो दिस डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक। उसी तरह अगर हम कुछ मेटल वायर्स को कंसिडर करते हैं, ओके, दिस मेटल वायर्स जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो इनका स्ट्रेचिंग होगा। जैसे फोर्स को हम हटा देते हैं तो दे रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन। सो दिस मेटल वायर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टिक। तो यहाँ पे दो इलास्टिक बॉडीज हमने कंसिडर किए हैं और दो प्लास्टिक के एग्जांपल्स भी यहाँ पे हमने देखे हैं। अब जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, ओके, सो उससे पहले ये कुछ बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों है, ओके, इलास्टिसिटी क्यों है, और कुछ बॉडीज ये प्लास्टिसिटी क्यों है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। इसका मेन कॉज जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। H.C. वर्मा सर की किताब में ये दिया है। ओके, सो द मेन रीजन इज नथिंग बट द इंटर एटमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कि एक सब्सटेंस है। अब कोई भी सब्सटेंस ये एक तो मॉलिक्यूल से बना है या एटम से बना है, कोई भी सब्सटेंस ये मॉलिक्यूल से बना है या एटम से बना है। अब मान के चलते हैं कि दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स का कंसिडर करता हूँ या मैं दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में का जो भी डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे हम? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो भी होता है ये सॉलिड्स के अंदर जनरली फिक्स होता है, इलास्टिक मटेरियल के अंदर जनरली फिक्स होता है। ओके, उसी तरह मैं यहाँ पे दो कंसिडर कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में का बीच में का जो भी डिस्टेंस है, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज इक्वल टू r। अब ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अब दो मॉलिक्यूल जब इस डिस्टेंस पे है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट होंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। अब ऐसा देखा गया सॉलिड्स के अंदर कि एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे वो जो भी फोर्सेस है वो मिनिमम एक्ट होते हैं और उस सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स मिनिमम होता है। ओके, इसको हम डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस अगर मैं चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, दोनों मॉलिक्यूल को पास में लाना चाहेगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स को जो इस डिस्टेंस पे अगर इनको पास में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू बढ़ेगी और उस रिपल्शन कारण वो मॉलिक्यूल को दूर लेकर जाना चाहता है। मीन्स इन दो मॉलिक्यूल को हम आगे भी नहीं जाने देते, दूर भी नहीं लेके जा सकते या पास में भी नहीं ले के आ सकते। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस टू मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू वन स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। ओके, न तो उस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन हो चुका है न तो कॉम्प्रेशन हो चुका है। ओके, अब जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स को मैं दूर लेके जाना चाहता हूँ, इन दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो उस वक्त इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन होगा।
अगर स्प्रिंग का इलॉन्गेशन होता है तो उस स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये स्प्रिंग क्या करेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल को एक में की तरफ लाने के लिए ट्राई करेगा ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी वॉट एवर द जनरेटेड इन दैट स्प्रिंग। ओके, तो इनको अगर हम दूर लेके जाते हैं तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण उन मॉलिक्यूल्स को पास में लाना चाहता है। अगर किसी कारणवश अगर आप कंसिडर करते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम एक में के पास में लाते हैं तो क्या होगा, इस स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा। अगर स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन भी हो रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है स्प्रिंग में, और वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होता है, इन स्प्रिंग क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो भी फोर्सेस इस स्प्रिंग में जनरेट हो रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्सेस जो इलास्टिक बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं हम। When we plot the graph between two molecules, okay, along the x-axis the distance between two molecules consider करेंगे, along y-axis the potential energy of the system consider करेंगे। दो मॉलिक्यूल का एक सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं, उस सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो along y-axis कंसिडर कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में का जो भी डिस्टेंस है, ओके, जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आर, वो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंसिडर करें डिस्टेंस। अगर हम दो मॉलिक्यूल को एक में के बहुत दूर कंसिडर करते हैं तो उस वक्त सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। देखिए मॉलिक्यूल बहुत दूर में है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे आपको स्प्रिंग इमेजिन नहीं करना है, ओके, जो सॉलिड के अंदर होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स एक में के बहुत दूर है उस वक्त यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। ओके, तो अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर रख देते हैं तो उन दोनों में के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा जैसे गैसेस में होता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स को हम पास में ला रहे हैं, ओके, तो डिस्टेंस कम होते जा रहा है। अगर डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजेस एंड इट रीचेस मिनिमम वैल्यू। एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम मिनिमम होगा। अगर उस डिस्टेंस के और करीब लाना चाहते हैं हम, ओके, तो और अगर करीब लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीजेस। यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की मिनिमम है सो दैट डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल रहेंगे। अगर हम पास में लेके आते हैं, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। अगर दो मॉलिक्यूल्स को हम एक में के दूर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगा, उन दोनों को वो पास में लाना चाहता है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं सॉलिड के अंदर तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। अगर हम उनको डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होंगे और उन्हीं रिस्टोरिंग फोर्सेस के कारण इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, अगर एक रबर बैंड कंसिडर करता हूँ, उस रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो रबर बैंड के जो भी मॉलिक्यूल्स है उनमें का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है और इसके कारण रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अगर किसी चीज़ को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो उस वक्त भी सेम सिचुएशन अरेज होता है। सो ये मेन रीज़न है, ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो भी फोर्सेस है इसी के कारण या इंटरएटॉमिक फोर्सेस इसी के कारण इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल में आ रही है। नेक्स्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब बॉडी का डिफॉर्मेशन एग्जैक्टली किस में होता है, तो डिफॉर्मेशन जब हो रहा है तो उसका लेंथ चेंज हो सकता है, एक तो कम होगा या ज़्यादा होगा। सेकंड चीज, इसमें उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है।
थर्ड, उसका जो भी शेप है वो चेंज हो सकता है. सो देर आर मेनी वेज इन विच डिफॉर्मेशन मे टेक्स प्लेस. द डिफॉर्मेशन मे बी चेंज इन द लेंथ इन केस ऑफ वायर और कॉर्ड. अगर आप वायर कंसिडर कर रहे हैं या कॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा, दैट डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ. सिर्फ वहाँ पे लेंथ चेंज होगा, बाकी वॉल्यूम और उसका शेप चेंज नहीं होगा. ये हम एग्जांपल में देखेंगे. सेकंड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. नाउ लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द वन बॉल जिसको हमने एयर से ब्लो किया. इसके अंदर एयर है. अब इस बॉल को या बलून जिसके अंदर एयर है, उस बलून को अगर हम पानी के अंदर डीप करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, जैसे हम पानी के अंदर डीप करेंगे तो जो भी वाटर प्रेशर है वो हर तरफ से इसके ऊपर एक्ट होगा. तो हर तरफ से यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है. उसी के कारण इसका वॉल्यूम क्या होगा अभी बेटा, चेंज होगा. वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. एयर में वॉल्यूम ज़्यादा था उस बलून का, जैसे हम पानी के अंदर डीप करेंगे तो हर तरफ से उसको ऊपर फोर्स एक्ट होगा वाटर प्रेशर की वजह से. उस वक्त उसका वॉल्यूम कम होगा. तो क्या यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, क्या नहीं. क्या इस केस में शेप चेंज हो रहा है, क्या नहीं. लेकिन डिफॉर्मेशन जो भी हुआ है इट इज इन अ लेंथ, सॉरी इन अ वॉल्यूम. तो इस केस में जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज इन अ वॉल्यूम हो रहा है. उसका शेप पहले भी स्पेरिकल था, अभी भी स्पेरिकल है. ओके, नेक्स्ट, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी. अब मान के चलिए ऐसी भी सिचुएशन कभी कभी आता है कि एक बड़ी किताब हम कंसिडर करेंगे या कोई भी इस टाइप का सरफेस ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जो क्यूबिकल शेप में है, और उसका लोअर पोर्शन जो भी है, मान के चलिए कि लोअर पोर्शन जो भी है इसको हमने फिक्स कर दिया एक जगह पे, और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगा. सो इट इज लाइक दिस वन. इसका जो भी शेप है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में. ओके, सो क्या इस केस में उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हुआ है? आंसर इज दैट नॉट. क्या यहाँ पे लेंथ का कुछ इफेक्ट हुआ क्या? आंसर इज दैट नॉट. यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? शेप चेंज हुआ है. पहले वो क्यूबिकल था, अब डिफरेंट शेप में आ चुका है. सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन शेप. सो हमेशा याद रखिए, जब भी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन 3 टाइप के हो सकते हैं. द फर्स्ट इज इन अ लेंथ, सेकंड इज इन अ वॉल्यूम, थर्ड इज इन अ शेप. और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है. तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन. अब हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन को. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है. समझ में एक बार आ गया, आप इस चैप्टर को एंजॉय करोगे. ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन? फॉर दैट लेट अस कंसिडर. सबसे पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं. उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं. ये जो भी है दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और ये एक मेटल वायर है या रबर का वायर कंसिडर करते हैं. ओके, रबर से बना हुआ है दिस वन, और उसका L इतना लेंथ है. हम एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल लेंथ कितना था उसका, कैपिटल L. आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस वायर का या इस रबर का इलॉन्गेशन यहाँ पे हो चुका है. उसकी लेंथ थोड़ी वायर की बढ़ गई है. ओके, सो लेंथ कितना से बढ़ा, तो स्मॉल L से बढ़ा. तो फाइनल लेंथ कितना हुआ बेटा, कैपिटल L प्लस स्मॉल l. सो दिस इज द फाइनल लेंथ. नाउ लेट अस इमेजिन दैट L इज अ इनिशियल लेंथ, A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर. ये जो भी वायर हम कंसिडर करें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है. F इज अ एक्सटर्नल फोर्स जो हम इस वायर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, इतना उसको अटैच करने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है. F इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. सो दिस F इज अ एक्सटर्नल फोर्स, और जो भी यहाँ पे इलॉन्गेशन हो चुका है, सो दैट इलॉन्गेशन इज अ स्मॉल l. ओके, सो सबसे पहले हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट द
जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो डेफिनेटली इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो चुका है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो चुका है। और जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी अगर है तो उस केस में जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उस वायर में जनरेट होगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करना चाहेगा, इस बॉडी को उसके ओरिजिनल डायमेंशन में लाना चाहेगा। ओके, तो F इज इक्वल टू एफ आर। अब हर पॉइंट पे, इस वायर के हर पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, हर जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अगर ये आइडियल वायर हम कंसिडर करते हैं, मासलेस वायर कंसिडर करते हैं, तो हर पॉइंट पे जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगा। ओके, सो अब हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स कितना है बेटा इसमें? रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर। सो एफ आर इज द रिस्टोरिंग फोर्स और एरिया कितना है? इट इज नथिंग बट द ए। सो दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए। अब इस केस में अगर आइडियल ऑब्जेक्ट है, 100% इलास्टिक बॉडी है, तो एफ आर शुड बी इक्वल टू एफ, देयरफॉर एफ अपॉन ए। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस। So stress is equals to F upon A. What is F? It is the restoring force या applied force. What is A? It's a cross section area. तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? So फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया के यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। Okay, so this is nothing but the stress. Stress is nothing but the restoring force per unit area, cross section area. Okay, so stress is equals to F upon A और उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमने डिफाइन कर लिया स्ट्रेस। व्हाट्स अबाउट स्ट्रेन? तो स्ट्रेन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो स्ट्रेन जो भी होता है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बेटा इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से पहले या डिफॉर्म स्टेट में से आने से पहले, ये जो भी कॉर्ड था, ये जो भी रबर था, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था? L। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसका टोटल लेंथ कितना हो गया? L, कैपिटल L प्लस स्मॉल l। व्हाट इज स्मॉल l? एलोंगेशन। तो लेंथ कितना चेंज हुआ है? तो लेंथ इतना चेंज हुआ है। ओके, और ये कितना है बेटा? स्मॉल l। सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन। सो देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कितना था? कैपिटल L था। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसका यूनिट क्या होगा? इट इज अ लेंथ अपॉन लेंथ, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो ये होगा स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया, इट्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेन है और अलग टाइप के स्ट्रेस है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जैसे हमने सेम एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो जब डिफॉर्मेशन लेंथ में होता है बॉडी का, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इन लेंथ अगर होता है, तो उस वक्त जो भी स्ट्रेस रहेगा उस स्ट्रेस को हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे और उस स्ट्रेन को हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, हमने अभी डिफाइन किया। longitudinal stress is equals to force per unit area। वही आएगा यहाँ पे। हमने इसके पहले जो भी एग्जांपल लिया था वो लॉन्जिट्यूडनल वाला लिया था। उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन।
सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसमें सेम रहेंगे क्योंकि इसके पहले जो एग्जांपल लिया था वही लिया था। नेक्स्ट, अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है इन अ लेंथ तो उस वक्त जो भी स्ट्रेस रहेगा इट इज नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो भी स्ट्रेन रहेगा इट इज नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हो सकता है इस केस में, किसी किसी केस में अगर एक वायर है, ओके, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा, ओके, कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा। तो उस वक्त जो भी स्ट्रेस होगा, अगर कॉम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है तो उस वक्त जो भी स्ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। अगर इलोंगेट होता है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन। अब मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम में है v, कितना वॉल्यूम है v। अब इस बॉल को अगर हम पानी के अंदर लेके जाते हैं तो जब हम पानी के अंदर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, सो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होंगे सभी तरफ से, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे सभी तरफ से। अब इन एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है, इस बॉडी का जो भी कॉम्प्रेशन होगा थोड़ा, यानी इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितने से कम होगा, द आंसर इज दैट dv इतने से कम होगा। तो जब पानी के अंदर इसको डीप कर रहे हैं उस वक्त इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, सो v माइनस dv इतना होगा। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस वॉज द इनिशियल वॉल्यूम जब वो एयर में था। जब वो वाटर में आ गया तो वाटर में उसकी वॉल्यूम हो जाएगा v माइनस dv। चेंज कितना हुआ यहाँ पे, तो चेंज इज नथिंग बट द dv, इतना चेंज हुआ है। क्लियर है, तो इतना यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे पूरे 3 डायमेंशन में इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर उस फोर्स की वैल्यू लेते हैं f और इसका पूरा सरफेस एरिया अगर कंसिडर करते हैं a, ओके। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है हर जगह पे, तो इस सरफेस को ये फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इस सरफेस को यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ओके। सो दिस जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है ये नॉर्मली एक्ट हो रहा है उस सरफेस को। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है पानी के अंदर, उस चेंज इन प्रेशर को हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू एयर, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम स्ट्रेस को डिफाइन करना है। सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। सो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर एज कंपेयर टू एयर। जब एयर में था उस वक्त भी उसके ऊपर एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जब वाटर में लेके गए तो प्रेशर वहाँ पे चेंज हो चुका है। सो दिस dp इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर इनसाइड द वाटर एज कंपेयर टू एयर। सो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम F अपॉन A भी लिख सकते हैं या dp भी लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। तो इसमें एग्जैक्टली किस में चेंज हो रहा है बेटा, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ये था। फाइनल वॉल्यूम कितना है, ये है। चेंज कितना हुआ, ये हुआ है। सो वी कैन राइट हियर चेंज इन वॉल्यूम इज अ dv अपॉन v, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिर्फ हम माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे। अब माइनस हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस हम इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय v। तो ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेस और ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। ये वैल्यूज आपको याद रखना है, सेकंड लेक्चर्स में हमें इसका यूज करना है। थर्ड, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ शेप, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का शेप अगर चेंज होता है, सिर्फ शेप अगर चेंज होता है, तो उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होगा दैट इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेन होगा इट इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेन,
ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान के चलिए एक क्यूब हमने कंसिडर किया है। सो दिस इज नथिंग बट दिस क्यूब AHEFCDB, ये जो भी क्यूब आपको दिख रहा है। ओके, इस क्यूब के ऊपर अगर ये जो भी सरफेस है नीचे का, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है पूरा लोअर सरफेस ADCB, ये सरफेस हमने फिक्स कर दिया, और ऊपर के सरफेस के ऊपर यानी HEFG, इस सरफेस के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे सोचिए, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सरफेस अपर सरफेस के ऊपर कर रहे हैं। अगर ये अपर सरफेस है तो मैं जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन से कर रहा हूँ। इसके पहले के दो केसेस में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा था वो उस सरफेस को परपेंडिकुलर था। रिस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट केस में देखिए परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और जब हम बॉल को डीप कर रहे थे वाटर के अंदर उस वक्त भी मैंने दिखाया था आपको कि जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज़ नॉर्मली एक्टिंग, लेकिन यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो सरफेस को पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। मीन्स दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एन टेंजेंशियल फोर्स, और उन दो केसेस में जो भी फोर्स था वो नॉर्मल फोर्स था। ओके, सो यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है दिस इज नथिंग बट द टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये जो भी सरफेस है इस सरफेस का एरिया अगर मैं A कंसिडर करता हूँ और फोर्स जो भी है F है, तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस जो भी होगा दिस इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। सेम फॉर्मूला रहेगा, यूनिट भी वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अब शेयरिंग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन? अब इस केस में शेयरिंग स्ट्रेन जो भी है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन को कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये जो भी पॉइंट था E, ये पॉइंट यहाँ पे था, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद वो यहाँ पे आ चुका है, यानी E से लेके E डैश तक हो चुका है। तो अपर सरफेस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? E डैश। ओके, अपर सरफेस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? E डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E डैश, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस। ओके, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अपर सरफेस का, अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस यहाँ पे है और अपर सरफेस जो भी यहाँ पे, तो ये जो भी डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस, सो दिस इज नथिंग बट द ED या DE। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस अपॉन डिस्टेंस ऑफ अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस, तो EE डैश अपॉन ED। इसी तरह से हम यहाँ पे F डैश भी लिख सकते हैं, F डैश लिखेंगे अपॉन, सो F पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? सो CF या FC आप लिख सकते हो। ओके, लाइक दिस वन। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। सो E डैश E और D ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो भी एंगल है अगर इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितना होगा? तो इस केस में tan थीटा अगर हम लेते हैं, tan थीटा लेते हैं, सो tan थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है बेटा? E डैश है। एडजेसेंट साइड कितना है? ED है। सो EE डैश अपॉन ED को हम tan थीटा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हियर दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर जो भी डिस्प्लेसमेंट है अगर ये बहुत कम है, यानी EE डैश की वैल्यू बहुत कम है, तो थीटा की वैल्यू बहुत कम होगा। फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन tan थीटा भी लिख सकते हो अगर एंगल ज़्यादा है तो। अगर एंगल बहुत कम है सो यू कैन राइट हियर शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू थीटा। सो दिस इज अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट हमने देखा है, सबसे पहले इलास्टिक बॉडीज कौन से होते हैं, व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज द डिफॉर्म स्टेट, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स,
ओके किस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं, किसको प्लास्टिक कहते हैं, उसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे देखे हैं। अब इलास्टिक जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके वजह से ओरिजिनेट होता है उसको भी हम कंसेप्चुअली यहाँ पे देख चुके हैं। ओके और उसके बाद हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेस को डिफाइन किया था, स्ट्रेन को डिफाइन किया था, डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर किस में होता है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो डिफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस इन अ लेंथ, इन अ शेप और इन अ वॉल्यूम, और उसी के बेसिस पे 3 स्ट्रेसेस होंगे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस भी जिसको हम कहते हैं अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। उसी तरह स्ट्रेन के भी 3 प्रकार हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।